Good mornings. In this lecture, I am going to teach you what is the monetary operator, procedure, and what is the monetary transmission. लास्ट 2 क्लास में मैंने आपको कई चीज़ें सिखाया, लर्न कराया। पहला तो आपको गोल्स बताए, फिर आपको मैं उसके इंस्ट्रूमेंट्स की बात किया, फिर आपको इंटरमीडिएट टारगेट की बात किया। इन सब चीज़ों बताने के बाद मुझे ये बताना आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है कि ये जो टारगेट्स है, जो गोल्स है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी अचीवमेंट कैसे करेगी, और इस गोल को अचीवमेंट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को कौन से टूल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, कौन सा इंटरमीडिएट टारगेट रखना पड़ता है, और फाइनल डेस्टिनेशन क्या आता है। कहने का मतलब है कि क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसेस में वर्क करती है, यहाँ आपको लर्न कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है किस प्रोसेस में काम करता है। तो पहला प्रोसेस ये होता है कि पहले उसे मॉनेटरी पॉलिसी में इंस्ट्रूमेंट क्या है। फिर जब आपने इंस्ट्रूमेंट फाइंड कर लिया तो आप फाइंड कर लेते कि ऑपरेटिंग टारगेट क्या होगा। जब ऑपरेटिंग टारगेट मिल जाता है तो आपको इंस्ट्रूमेंट टारगेट फाइंड करना पड़ता है, और फिर फाइनल डेस्टिनेशन टारगेट करना पड़ता है। वन बाय वन समझ लीजिए। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में 2 तरह की पॉलिसी होती है, एक कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब डिपेंड करता है कि मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है या रिसेशनरी सिचुएशन है। अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो उसे कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका फाइनल टारगेट क्या है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में प्राइस को नीचे लाना है, डिमांड्स को कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, इस इंस्ट्रूमेंट में चाहे ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, चाहे डिस्काउंट विंडो पॉलिसी हो, चाहे रिजर्व रिक्वायरमेंट हो। इसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट में क्या आता है आपका SLR, CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो एटसेट्रा, बहुत कुछ आते हैं इसमें। ओपन विंडो में होता है क्या, कुछ डिस्काउंट देता है। कुल मिला के ये इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इन इंस्ट्रूमेंट में चेंज करता है, यानी कि इससे कभी ओपन मार्केट में परचेज करेगा, कभी सेल करेगा, बैंक रेट कभी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग टारगेट का मतलब होता है कि फाइनल रेट्स क्या रखना चाहता है, या बारोइंग रिजर्व। इसका मतलब होता है कि वो रिजर्व को बारो करना चाहता है कमर्शियल बैंक से, या नॉन रिजर्व बारोइंग, यानी कि कमर्शियल बैंक को लोन देना चाहता है। तो मेन टारगेट क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करना। तो फर्स्ट टारगेट डिसाइड करेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है। सेकंड में ऑपरेटिंग टारगेट्स क्या है, किसको क्या अचीवमेंट करना है। ऑपरेटिंग टारगेट का मतलब होता है कि फंड की एबिलिटी को कम या ज़्यादा करना है। फिर इस जब मार्केट में कर लेगा तो थर्ड टारगेट होता है कि इंटरमीडिएट टारगेट। और इंटरमीडिएट टारगेट में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। उसमें हमने बताया था कि मनी सप्लाई को स्टॉक करना है, या इंटरेस्ट रेट को आप कांस्टेंट रखना है, या प्राइस लेवल को कांस्टेंट रखना है, या जीडीपी को, नॉमिनल जीडीपी को कांस्टेंट रखना है। तो ये जो इंटरमीडिएट टारगेट है ये अचीवमेंट हो जाएगा। तो फाइनली आपको बताए थे कि आपका रियल जीडीपी, फाइनल टारगेट क्या है आपका, रियल जीडीपी इंक्रीज डिक्रीज करना, या अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, या इन्फ्लेशन रेट को कम करना, या प्राइस स्टेबिलिटी की बात करें, या एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की बात करें, या बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी की बात करें, या इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी की बात करें। यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन आपका क्या है। और फाइनल जो डेस्टिनेशन है, फाइनल टारगेट ही मॉनेटरी पॉलिसी का गोल्स ही होता है। अब आपको मैं समझाता हूं कि प्रोसीजर क्या है कि एक मनी सप्लाई चेंज करने से
क्या होगा? अगर ये इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करेगा तो मनी सप्लाई चेंज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज डिक्रीज होगा तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा? फ्लक्चुएट करेगा, उसे कंट्रोल करना है। या मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज करेगी तो मनी सप्लाई को कांस्टेंट करना है, फिर फाइनल डेस्टिनेशन मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, डिटेल ज़्यादा नहीं जाता हूँ। मैंने बताया कि मान के चलो मार्केट में रिसेशन है, क्या है? रिसेशन है। और भैया इस रिसेशन को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में एग्रीगेट डिमांड्स को बढ़ाना है। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए आपको CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन को सेल करेंगे, यानी कि सब कुछ करेंगे। इन सबको क्या करेंगे? आप डिक्रीज करेंगे। जब आप डिक्रीज करेंगे तो रिजर्व रिक्वायरमेंट डिक्रीज करेंगे, डिस्काउंट देंगे, ओपन मार्केट में सेल करेंगे, तो मनी सप्लाई क्या होगी आपकी? मनी सप्लाई आपकी यहाँ पर इंक्रीज होगी। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी आपकी, ध्यान समझना कि जब आपका CRR, SLR ये सब कम कर देंगे तो मनी सप्लाई आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? आपका कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो बारोइंग्स क्या होगी? कमर्शियल बैंकों की बढ़ेगी। तो यानी कि बारोइंग्स बढ़ेंगे, यानी कि लोन्स आगे जाएगा, यानी कि इससे क्या होगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो डिमांड फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन टारगेट क्या है कि इंटरमीडिएट टारगेट में कि मनी सप्लाई को चेंज नहीं होने देना है। तो गवर्नमेंट RBI उसी टाइम मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट करेगी कि मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखना है, यानी कि मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखते हुए इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके फिर एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ाना है, यानी कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ क्या करना है? बेटर करना है। जब ये बेटर करेगा तो मार्केट में डिमांड्स क्या होगी? बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। तो बेसिकली रिसेशन में आपको प्राइस को बढ़ाना था, AD को बढ़ाना था। तो इस प्रोसेस को जब चलते जाएंगे एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, तो हम इसे बोलते हैं प्रोसीजर। मनी मार्केट चेंज होगा तो कैपिटल मार्केट चेंज होगा, और कैपिटल मार्केट चेंज होगा तो गुड्स मार्केट चेंज होगा, यानी कि सारी मार्केट का इंटरलिंक होता है यहाँ पर। ये तो समझ आ गया। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ लिया हुआ है जहाँ पर मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड्स है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है। हम आपको पढ़ा देते हैं कि ये मनी की सप्लाई वर्टिकल होता है, एक टाइम पे फिक्स रहती है, और ये मनी की डिमांड है जो कि Y का फंक्शन होता है, GDP का फंक्शन होता है, पढ़ा चुके हैं इसको। ये R इनिशियल है। अच्छा, इसके बाद हमारा ये स्टॉक मार्केट है या कैपिटल मार्केट है जो कि RE पर है, और आप यहाँ पर E पे हैं। ये हमारा R0 है, ये भी R0 है, ये इन्वेस्टमेंट नॉट है, और इस केस में ये R0 है, ठीक है, और M0 है, यानी कि ये मनी की टारगेट है, MT E पॉइंट पे है आप। और हमारी इकोनॉमी में ये इक्विलिब्रियम है, GDP है, ये प्राइस है। अब मैं बोलता हूँ, हालांकि मैं इसको एग्रीगेट सप्लाई नहीं बनाना चाहता यहाँ पर आपको भी कंफ्यूज करने के लिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अब हमें मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, रिसेशनरी सिचुएशन को इंक्रीज करना है, यानी कि मार्केट में हमें GDP बढ़ाना है और प्राइस को भी बढ़ाना है। तो RBI यहाँ पे जो टूल अडॉप्ट करेगी उसे बोलेंगे हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी कैसे वर्क करेगी, इस वर्क के स्टेप बाय स्टेप वर्क करने को हम बोलेंगे मॉनेटरी प्रोसीजर। देखिए कैसे वर्क करेगी। हमने बोला कि जब CRR, SLR इन सब चीज़ों को क्या किया, हमने डिक्रीज कर दिया, तो मनी सप्लाई क्या हुई बेटा लोग, इंक्रीज हो गई। तब मनी सप्लाई इंक्रीज। अच्छा, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होते हैं क्या होगा कि मार्केट में R क्या होगा, डाउन आ जाएगा।
थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जब रिसेशनरी सिचुएशन होती है मार्केट में, जब रिसेशनरी सिचुएशन होती है मार्केट में, तो मार्केट में सडनली जो मनी की डिमांड्स है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रॉफिट नहीं होगा, तो यानी कि मनी की डिमांड्स हमारी क्या है, सडनली कम है। मान चलो एमडी हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं पहले बता रहा हूँ कि ई से आप E1 पे है, तो यानी कि आप कहेंगे R1 पे है। अब देखो, जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो कहने का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर कम है। हमारा टारगेट है यहाँ पर लाना मनी सप्लाई को। तो जब सिचुएशन यहाँ से यहाँ थी, अभी हमें इस सिचुएशन को यहाँ लाना है। यहाँ लाने के लिए मनी सप्लाई को इसने बढ़ा दिया। तो यानी कि इस मनी सप्लाई को हमने यहाँ बढ़ा करके ये मनी की सप्लाई कर दिया, E2 कर दिया। तो मनी सप्लाई का जो टारगेट था वो कांस्टेंट रह गया। इंटरमीडिएट टारगेट था कि हम मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखेंगे। इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट डाउन आ जाएगा। जब मार्केट में इंटरेस्ट डाउन हो या इसके बराबर हो जाएगा, R2 कर सकते हैं, R2 कर सकते हैं, तो इस केस में आपका देखेंगे कि मनी सप्लाई तो पहले कम हुई थी मार्केट में डिमांड होने से, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ गई। इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड्स बढ़, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा, सब कुछ बेटर होगा, तो मार्केट में जीडीपी बेटर हुआ और एडी क्या हुआ, अपवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसके अपोजिट पॉलिसी ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हम अपोजिट पॉलिसी लेंगे तो मनी सप्लाई को मान के चलो हम कम कर देंगे। कब लेंगे, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो हम मनी सप्लाई को कम करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो कैपिटल मार्केट में भी है इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट का मतलब ये होता है कि कमर्शियल बैंकों के पास पैसा वापस चला जाएगा, कमर्शियल बैंकों से आरबीआई के पैसे वापस चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा। दूसरी बात है कि जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है तो मार्केट में डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है। ये मान के चलो कि मार्केट में मनी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो मार्केट में मनी की सप्लाई आपकी M2 है, लेकिन हमें मनी की सप्लाई को कहाँ तक रखना है, यहीं तक रखना है। तो आरबीआई का काम था कि मनी सप्लाई को कम करना, तो मनी सप्लाई को कम किया, तो यहाँ भी हमने क्या किया, मनी सप्लाई को कम कर दिया। मनी सप्लाई कम किया तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हमारा बढ़ गया। ओके, मनी सप्लाई बढ़ गई, तो हमारा ये टारगेट्स फुलफिल हो गया कि जब डिमांड कम हुई तो मैंने बढ़ा के यहाँ ला दिया, और जब डिमांड्स बढ़ गई तो हमने इसको कम करके फिर उसी पॉइंट पे ला दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि E2 और E3 से आप E4 पे आ गए, यानी कि हम आपको कल पढ़ाए थे, थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको कि हम यहाँ से यहाँ आकर के यहाँ गए, यहाँ से आकर के यहाँ गए। तो मॉनेटरी का जो टारगेट था फुलफिल हुआ, हमारी सप्लाई कांस्टेंट रखते हुए मनी मार्केट में। वैसे तो चेंज किया। आप बोलोगे सर आप तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मनी सप्लाई चेंज हो रही है। ये स्टॉक की बात कर रहा है, नॉमिनल मनी सप्लाई। दस टू टाइप, रियल मनी स्टॉक एंड नॉमिनल मनी स्टॉक। हम नॉमिनल मनी स्टॉक को चेंज कर रहे हैं, सर्कुलेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई ऑलवेज क्या होती है, हमें कांस्टेंट रखना है। और फिर क्या होगा, जब ये बढ़ जाएगा तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो डिमांड्स कम हो जाएगी, प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। हम इसको एग्रीगेट सप्लाई से कांस्टेंट कर सकते हैं, प्राइसेस हमारा फिर से नीचे आ सकता है। ठीक है, हम यहाँ थे, यहाँ आ जाता है। क्लियर हुआ? तो मुझे ये बताना था कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्रोसीजर होता है वो किस स्टेप पे काम करता है, जिसे हम मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि ये किस मैकेनिक से काम करता है, किस मैकेनिज्म से काम करता है, इंटरलिंक होता है। ठीक है, सो जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज अगेन। पहले आपको इंस्ट्रूमेंट फाइंड करना है, देन ऑपरेटिंग टारगेट अचीवमेंट करना है, फिर आपको फाइनल टारगेट, इंटरमीडिएट टारगेट, और फिर आपको फाइनल टारगेट। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिया था कि अगर आपको फीवर हो गया है तो पहले डॉक्टर को फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से इंजेक्शन या कौन से टूल्स देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये टूल्स डिसाइड किया कौन सा, ठीक है, मेडिसिन देना चाहिए। फिर बोलता है उस मेडिसिन का इफेक्ट देखेंगे, क्या थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो ठीक है। तो ऑपरेटिंग टैक्स में मतलब प्रोसीजर क्या किया, इंजेक्शन लगाना, ट्रैक करना, ठीक है, बीपी चेक करना, ये सब उसका एक दूसरा टारगेट हो गया। फिर उसको प्रिकॉशन लिखता है कि भैया ये चीज़ मत खाना, ये मत चेंज करना। तो ये थर्ड स्टेप जो है आपका, ये इसको मेंटेन रखना है आपको, तभी आपका बुखार आगे बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, रुका रहेगा और धीरे धीरे कम होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी जो टारगेट है, प्राइस को कम करना या प्राइस को बढ़ाना, जीडीपी, वो नहीं अचीवमेंट कर पाएगा। तो इस टारगेट को भी मेंटेन करना है। इसके बाद फाइनल टारगेट, रियल जीडीपी इंक्रीज हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर रिसेशन में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होता है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होता है, और इन्फ्लेशन में कम करना होता है, उसको डिमांड को कम करना होता है। तो ये प्रोसेस 1 to 1 चलता जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वारी हो तो प्लीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ऑपरेटिंग टारगेट समझ गया, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंडिकेटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। So please note down. Thank you.